हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चे, आज इस वीडियो से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी एक नई सीरीज, जिसमें मैं आपको समझाने वाला हूं असर्शन एंड रीजनिंग क्वेश्चंस बेस्ड ऑन क्लास 12 सिलेबस, जो आपको आपके बोर्ड्स में तो हेल्प करेगा ही करेगा, साथ साथ में IIT JEE और नीट जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आपको बहुत मदद मिलने वाली है। जैसे कि आपको मालूम होना चाहिए कि 2021 से होने वाले एग्जाम्स में CBSE बोर्ड ने अपने पैटर्न में, क्वेश्चन पेपर के पैटर्न में असर्शन एंड रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस भी इंक्लूड किए हैं। बट कई बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है इस तरीके के क्वेश्चंस को समझने में, सॉल्व करने में, तो ये सीरीज में लाया हूं आपके कंफ्यूजन दूर करने के लिए, जिसमें मैं कवर करूंगा क्लास 12 सिलेबस का हर एक चैप्टर। और मेरी उम्मीद है ये पूरी सीरीज के सारे वीडियोस आपको अटेंड करने के बाद आपके सारे कंफ्यूजन्स यहाँ पे दूर हो जाने हैं। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, अपनी यूनिट 1 क्लास 12 फिजिक्स की, जिसमें टोटल आपके पास आएंगे 2 लेक्चर्स। हर एपिसोड में आपको मिलेंगे 10 क्वेश्चंस। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एपिसोड 1 ऑफ क्लास 12 यूनिट 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो दोस्तों तैयार हो जाइए आज का वीडियो अटेंड करने के लिए। मैं हूं वैभव अग्रवाल एंड वेलकम टू योर प्यारा सा चैनल फिजिक्स ब्रो। तो आ गया है आपके सामने सबसे पहला क्वेश्चन, असर्शन एंड रीजनिंग बेस। स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं ये होते क्या हैं, किस तरीके के होते हैं, क्या करना होता है आपको। बच्चे देखिए, इसमें एक असर्शन दे रखा होगा। असर्शन का मतलब क्वेश्चन में आपको एक फैक्ट दे रखा होगा और उसके नीचे उसका रीजन दे रखा होगा। अब यहाँ पे 4 या 5 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, जैसे कि सबसे पहला कि हो सकता है ये असर्शन जो लिखा हुआ है, फैक्ट जो लिखा हुआ है वो बिल्कुल सही हो, और ये जो नीचे रीजन दे रखा है इट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द assertion, देन आपको लगाना होता है ऑप्शन ए, जिसमें लिखा है बोथ assertion एंड रीजनिंग आर ट्रू एंड द रीजनिंग इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion। और बी तब लगाएंगे जब assertion और रीजनिंग दोनों ट्रू हैं, बट जो रीजन दे रखा है इट इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। रीजन में जो चीज लिखी है वो फैक्ट तो सही लिखा है, लेकिन वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन ना हो अगर ए का, तो आप लगाएंगे बी। सी में होता है assertion इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, मतलब जो assertion दे रखा है वो सही हो बट जो रीजन दे रखा है वो गलत है, तो आप सी लगाएंगे। और डी में लिखा है assertion इज फॉल्स एंड रीजन इज ट्रू, ये आपका फॉल्स हो लेकिन रीजन ट्रू हो। तो ये 4 ऑप्शंस होते हैं, आपको उस हिसाब से लगाने होते हैं। कई बार जो चौथा ऑप्शन है वो पलटा हुआ आ जाता है। चौथे ऑप्शन में assertion इज फॉल्स एंड रीजन इज ट्रू की जगह ध्यान देना, ये भी हो सकता है कि both assertion एंड रीजनिंग आर फॉल्स। तो ध्यान देना एग्जाम में क्या आ रहा है उसी हिसाब से देखना, जरूरी नहीं है कि हर बार यही आ जाए, ठीक है। कई सारे बच्चे कह रहे हैं कि सर हमें टेक्निक आ गई इसे करने की। टेक्निक बेटा टेक्निक नहीं होती, बस कंसेप्ट होते हैं। आपको क्या करना है यहाँ पर कि भैया assertion आप पढ़िए, इसकी टेक्निक क्या है। टेक्निक सिर्फ इस तरीके से ऐसे है कि आपको assertion पढ़िए, assertion में जो भी लिखा हुआ है पहले वो देखिए कि वो सही है या नहीं है। सही नहीं है तो पहले 2 ऑप्शन तो वैसे ही कट हो जाएंगे, है ना। फिर assertion सही नहीं है तो ऑब्वियसली डी ऑप्शन होगा, बात खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर सही है वो, तो देखिए उसका रीजन क्या होगा, उसका रीजन खोजिए क्या होना चाहिए। और अगर जो उसका रीजन है वही नीचे लिखा हुआ है तो ऑब्वियसली ए हो जाएगा। लेकिन उसका जो रीजन है वो नीचे नहीं लिखा है, लेकिन नीचे जो बात लिखी है वो सही है, तो ए हो जाएगा। अकॉर्डिंगली आप 4 ऑप्शन यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। तो पढ़ के आपको देखना है सही है नहीं, उसका रीजन खोजना है क्या है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे बोले हैं कि a positively charged particle always moves along an electric line of force। क्या पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल हमेशा इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स के अलोंग मूव करता है? तो कुछ बच्चे कहेंगे कि यस सर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के अक्रॉस मूव करता है। तो भैया जान लो, अगर इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगी। अगर इस तरीके से यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और यहाँ पे अगर हम कोई पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल रख दें तो ऑब्वियसली वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग ही भागेगा। लेकिन सिर्फ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में, अगर इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स भैया कर्व्ड है तो कहीं पे भी अगर हम एक चार्ज पार्टिकल रख दें तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के अलोंग नहीं, उस पॉइंट पे टेंजेंशियली मूव करेगा। जिसका मतलब ये हो गया कि इन्होंने जो शब्द लिखा था ऑलवेज, ये गलत है। इसका मतलब assertion इज रॉन्ग, इसमें आप रॉन्ग लगा दीजिए। फिर पढ़ लीजिए सेकंड पार्ट सही लिखा है या नहीं लिखा है। कह रहे हैं फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल इज टेंजेंशियल टू इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स।
हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्स पे अगर कोई चार्ज रख दें तो उस पे जो फोर्स लगती है चार्ज पार्टिकल पे वो हमेशा टेंजेंशियल होती है। देखिए जो हमने पहले ही लिख ली थी, इसका मतलब ये बात सही है। अब देखिए assertion इज रॉन्ग, रीजन इज ट्रू। कहां लिखा है, कहां लिखा है, कहां लिखा है? ये लिखा है assertion इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। तो आप ऑप्शन में सीधे से लिख के आ जाएंगे 1 का आंसर है डी। क्या बात समझे कि नहीं समझे? इसके आगे लिख दीजिएगा assertion is false but reason is true। इस तरीके से ऐसे लिख के आ जाएंगे और फुल मार्क्स आपको मिल जाएंगे। चलिए देखते हैं इसी तरीके से अगला क्वेश्चन क्या है। भैया देखिए बिल्कुल पहला सेशन है, बहुत धैर्यता से बहुत ही प्यार से मैं आपको समझा रहा हूं। एक बार आपको ये चीजें समझ में आने लगेंगी फिर आगे आपकी स्पीड अपने आप बढ़ जानी है। और जितने भी assertion रीजनिंग बेस्ड के अलग अलग चैप्टर्स के अलग अलग एपिसोड्स हैं, सबका लिंक एक प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखा है और ऊपर आई बटन पे जाके आप दूसरे चैप्टर्स के प्लेलिस्ट के दूसरे चैप्टर्स के assertion रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन देख सकते हैं उसकी प्लेलिस्ट के अंदर जाके। चलिए फिलहाल देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, लेट्स सी। कह रहे हैं इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज जीरो एट अ पॉइंट देन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल शुड बी नेसेसरी जीरो। बहुत पेशेंस से आप पढ़िए, कोई जल्दबाजी मत करिएगा। इस तरीके के क्वेश्चन में जल्दबाजी करेंगे गलती होगी। ध्यान से पढ़िए जो चीज लिखी है वो क्या है और सही है या नहीं है। कह रहे हैं कि भैया यहाँ पे इफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज जीरो एट अ पॉइंट, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर जीरो है, ठीक है, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो देन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल शुड नेसेसरली बी जीरो। तो क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी जीरो होगा? क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी जीरो होगा? ये सीरीज अटेंड करने का ये तरीका है कि जब भी क्वेश्चन आपके सामने आएगा आप क्वेश्चन को, वीडियो को पॉज करेंगे। पॉज करने के बाद यहां पर अपने आप उसको सॉल्व करेंगे, आंसर टाइप करेंगे कमेंट बॉक्स में और उसके बाद प्ले करेंगे और देखेंगे कि आपका आंसर सही है या नहीं। यही सही तरीका है, इसको मूवी की तरह नहीं देखेंगे, खुद सॉल्व करके पहले देखना है। एक मैंने आपको बता दिया, आगे वाले आप खुद सॉल्व करते जाइए पॉज कर करके और फिर देखिए कि मेरे आंसर से मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो करिए पॉज और फिर बढ़िएगा आगे। फिलहाल कह रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो क्या पोटेंशियल भी जीरो होगा? जी नहीं। इसका एक जीता जागता आपने फैक्ट पढ़ा होगा कि कोई भी एक चार्ज कंडक्टर होता है, चार्ज कंडक्टर के अंदर हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है बट पोटेंशियल जीरो नहीं होता। पोटेंशियल किसी भी अंदर वाले पॉइंट पे इक्वल टू पोटेंशियल एट द सरफेस। तो भैया जरूर नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो तो पोटेंशियल भी जीरो। बोले सर इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे? हालांकि यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करना है लेकिन हम आपके यहाँ पे कंसेप्ट्स भी क्लियर कर रहे हैं। आप देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में एक रिलेशन होता है E इज इक्वल टू माइनस dV अपॉन dr। If E is equal to 0, that means dV upon dr is equal to 0, that means dV is equal to 0। और अगर किसी चीज का डिफरेंशिएशन 0 है किसी के रेस्पेक्ट में तो इसका मतलब वो चीज 0 नहीं, वो चीज कांस्टेंट होती है। तो भैया अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है दैट डजंट मीन कि पोटेंशियल 0 होगा, दैट मीन्स पोटेंशियल कांस्टेंट होगा। यानी ये वाली जो बात लिखी है ये कतई गलत है। तो भैया आगे पढ़ लें। इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 एट अ पॉइंट एग्जैक्टली मिडवे बिटवीन द इक्वल एंड सिमिलर चार्जेस। अगर इक्वल एंड सिमिलर चार्जेस ले रहे हैं, एक प्लस क्यू इधर ले लिया, एक प्लस क्यू इधर ले लिया, तो इसके मिड वे में इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे, सॉरी भैया सॉरी ये क्या हो गया, आगे बढ़िए। इलेक्ट्रिक फील्ड कह रहे हैं कि मिड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी। जी हाँ, मिड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल जीरो होती है, कैंसिल हो जाती है, जितनी इधर उतनी इधर। तो ये बात तो सही लिखी है। तो भैया ए सही है, रीजन गलत है, ऑप्शन ढूंढ लो। assertion फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। तो करेक्ट आंसर इज डी। अब बताइए आपने सही लगाया था कि नहीं लगाया था? देखिए खुद करेंगे तभी मजे आएंगे, मेरे सुनने से मजे नहीं आएंगे। आप यहाँ आए हैं कुछ सीखने के लिए, ना कि वीडियो का मूवी का मजा उठाने के लिए। तो सीख तभी पाएंगे जब आप खुद करेंगे, ठीक है। चलिए तो आपके सामने आ रहा है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए।
assertion, work done by a electrostatic field on charge moving on a circular or elliptical path will be zero. पॉज करिए, मेरे समझाने से पहले पॉज करिए, उसके बाद अपने आप करिए, फिर देखिएगा मेरा। कह रहे हैं वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड ऑन चार्ज मूविंग ऑन अ क्लोज सर्कुलर और इलिप्टिकल पाथ इज जीरो, विल बी जीरो। कह रहे हैं कि अगर कहीं पर भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड यानी इलेक्ट्रिक फील्ड है अगर, तो कह रहे हैं कि उसके अंदर अगर कोई चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है, जैसे मान लें ये इस तरीके से फील्ड है, इधर प्लस है इधर माइनस है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से है, इसके अंदर एक चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, तो कह रहे हैं कि वर्क डन जीरो होगा कि नहीं होगा? जी हाँ, बिल्कुल होगा। आपने अपने सिलेबस में पढ़ रखा है कि इलेक्ट्रोस्टैट, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन क्यों? क्लोज्ड पाथ में अगर जहां से स्टार्ट हुआ वहीं पे वापस आ जाए वर्क डन जीरो होता है। लेकिन क्यों? आपने 11th क्लास में पढ़ा था कि कोई भी ऐसी फोर्स जो कंजर्वेटिव हो उसके अगेंस्ट अगर वर्क किया जाए क्लोज्ड पाथ में, जहां से स्टार्ट किया वहीं वापस आ जाए, तो वर्क डन जीरो होता है। जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड ए से बी ले गए, बी से वापस ए ले आए, तो ग्रेविटेशनल फील्ड भी एक तरीके से कंजर्वेटिव फोर्स है, तो उसके अगेंस्ट भी वर्क डन क्लोज पाथ में जीरो होता है। तो ये जो बात लिखी है ये बिल्कुल सही लिखी है। और बात आई इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज कंजर्वेटिव, अरे यही तो रीजन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव होती है, इसलिए वर्क डन इन क्लोज पाथ जीरो होता है। यानी बोथ ए एंड आर आर करेक्ट तो है, और ये बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए की, यानी एज ए वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। तो बताइए सही किया कि नहीं किया? लेट्स सी, कमेंट बॉक्स में अपने आंसर्स टाइप करते रहिएगा हर क्वेश्चन के बाद। चलिए फिलहाल देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आ गया है, क्या करना है आपको मालूम है? नीचे मैं हट जाता हूं, पॉज मारिए और करिए। देखिए आंसर क्या है इसका। इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स आर परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। क्या ये बात सही है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होती हैं? जी हां, बिल्कुल सही लिखा है। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आर परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये कैसे आया? ये कैसे आया? आप देखिए, आपको याद हो कि आपने पढ़ा था dv इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर, एक फॉर्मूला पढ़ा था, रिलेशन पढ़ा था, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो आप ये देखिए, अगर हम इक्विपोटेंशियल सरफेस की बात करें तो इक्विपोटेंशियल सरफेस वो होता है जिस सरफेस के हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम हो। ए बी पे पोटेंशियल सेम है तो इन दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो आप ये देखिए ई डी आर, इसको कॉस थीटा लिख दे रहे हैं, ये जीरो हो जाएगा, यानी कॉस थीटा जीरो हो जाएगा, यानी थीटा कितना होएगा? 90 डिग्री। 90 डिग्री यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो इक्विपोटेंशियल सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर आएंगी, 90 डिग्री आएंगी। छोटा सा यहाँ डिस्टेंस ले लें डी आर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसके डिस्टेंस के परपेंडिकुलर आएंगी। ठीक है, रीजन देखते हैं, क्या यही लिखा है? कह रहे हैं कि वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन अ मूविंग चार्ज ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज ऑलवेज जीरो। यस, वर्क डन, चाहे आप कह लो कि पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है, चाहे वर्क डन कह लो जीरो। जी हाँ, इक्विपोटेंशियल सरफेस पे वर्क डन जीरो होता है। आप देखिए वर्क डन का फॉर्मूला होता है, आपने डीवी का फॉर्मूला पढ़ा था, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज डिफाइंड एज वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो ऑब्वियसली डीवी जीरो होगा तो वर्क डन भी जीरो होगा, और वर्क यही दे रखा है, वर्क डन जीरो होगा तो डीवी भी जीरो होगा, और डीवी जीरो होगा तो 90 डिग्री होगी। यानी ये भी सही है और इसका एक्सप्लेनेशन भी बिल्कुल सही है। इसका मतलब बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यानी ए इज द करेक्ट आंसर। कितने लोगों ने सही किया? जल्दी से टाइप करके बताइए मेरे को। फिलहाल चलिए, जब तक चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ओके, तो बेटा मुझे ये बताइए कि ये जो क्वेश्चन अभी 3-4 कर चुके हैं, मजे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? आपको अपने काम के क्वेश्चंस लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं? आपको क्या लग रहा है, हेल्प मिलेगी या नहीं मिलेगी? मुझे टाइप करके बताइए, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे अपने फ्रेंड से शेयर कर सकते हैं शेयर करिए, ताकि सबका भला हो। ठीक है, और किसी ना किसी तरीके से हमें भी आप सपोर्ट करेंगे ही करेंगे जितना ज़्यादा शेयर करेंगे। फिलहाल एजर्शन,
कह रहे फैरेड इज टू बिग यूनिट ऑफ कैपेसिटी। आपको मालूम है कैपेसिटर्स की जो कैपेसिटी होती है, कैपेसिटेंस होता है, जिसका फॉर्मूला C इक्वल टू Q अपॉन V होता है, Q इक्वल टू CV होता है इस तरीके से। तो इसकी जो यूनिट आती है, ऐसा यूनिट होती तो फैरेड है ना, फैरेड है जिसे हम कैपिटल F से डिनोट करते हैं। लेकिन अगर किसी कैपेसिटर का, किसी कंडक्टर का कैपेसिटी 1 फैरेड है तो 1 फैरेड कैसे कैपेसिटेंस होता है, बहुत ज्यादा होता है या बहुत छोटा सा होता है? तो आपको बताया गया है भैया 1 फैरेड एक्चुअली कोई छोटी वैल्यू नहीं है, ये एक बहुत बहुत बड़ी वैल्यू है 1 फैरेड कैपेसिटेंस, ठीक है ना। जनरली जो कैपेसिटर्स होते हैं उनका कैपेसिटेंस माइक्रो फैरेड में होता है, पिको फैरेड में होता है, तो फैरेड तो बहुत बड़ी क्वांटिटी हो गई। तो कह रहे हैं एजर्शन तो बिल्कुल सही लिखा है, यानी कैपेसिटी ऑफ अर्थ विच इज लार्जेस्ट स्फीयर इज माइक्रोफैरेड। यस बेटा, ये भी बिल्कुल सही लिखा है। अगर हम अर्थ की बात कर लें, अर्थ इतना बड़ा स्फीयर है, इतना बड़ा स्फीयर है, उस अर्थ तक की कैपेसिटेंस माइक्रोफैरेड में होता है। आप देखो अर्थ स्फीयर है, स्फीयर के कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है? अर्थ के कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर बहुत बड़ा होने के बावजूद भी 6.4 इंटू 10⁶ होने के बावजूद भी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है? 1/9 इंटू 10⁹। इतनी छोटी वैल्यू होने की वजह से आप देखिए, इसे आप करेंगे तो ये माइक्रो और मिली फैरेड में इस तरीके से आएगा। कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ तक इतना छोटा होता है, तो 1 फैरेड तो बहुत छोटी क्वांटिटी ही होती है। इतने बड़े स्फीयर में इतना कम कैपेसिटेंस है, तो आप समझिए, है ना। तो ये भी बिल्कुल सही लिखा है, तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। पॉज मारिए, करिए, भूल जा रहे हैं आप बार बार, पॉज मारना अपने आप करना। कैपेसिटी ऑफ अ पैरेलल प्लेट कंडेंसर इंक्रीजेस ऑन इंट्रोड्यूसिंग अ कंडक्टिंग और इंसुलेटिंग स्लैब बिटवीन द प्लेट्स। क्या बीच में इंसुलेटिंग स्लैब या कंडक्टिंग स्लैब डालने से कैपेसिटी बढ़ जाती है? जी हाँ, बिल्कुल बढ़ जाती है। आपने फॉर्मूला भी डिराइव किया है कैपेसिटेंस का फॉर्मूला। जैसे अगर कोई एक इस तरीके से 2 प्लेट्स हैं कैपेसिटर की, इसमें अगर हम एक स्लैब डाल देते हैं, इंसुलेटिंग स्लैब डाल देते हैं, डाइइलेक्ट्रिक स्लैब डाल देते हैं, तो उसका फॉर्मूला आपने पढ़ा है एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। वैसे तो कैपेसिटेंस का बिना डाइइलेक्ट्रिक स्लैब के फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, लेकिन स्लैब आ जाता है तो फॉर्मूला हो जाता है D माइनस T अगर वो कंडक्टिंग स्लैब है, और अगर वो डाइइलेक्ट्रिक स्लैब है तो D माइनस T प्लस T अपॉन K। इस तरीके से ये फॉर्मूला आ जाता है, आपने पढ़ा है। दोनों ही केस में आप देखिए जरा कि यहाँ पर ऐसा करने से ये जो आपका डिनोमिनेटर है, पहले D था, अभी ये डिनोमिनेटर बढ़ गया, सॉरी डिनोमिनेटर कम हो गया। D में से माइनस T अगर हम कर दें, ये माइनस समथिंग हो रही है, डिनोमिनेटर कम हो जाता है। डिनोमिनेटर कम होने से कैपेसिटेंस बढ़ जाता है। तो डाइइलेक्ट्रिक स्लैब डाला ही जाता है, कंडक्टिंग स्लैब डाला ही जाता है ताकि कैपेसिटेंस बढ़ जाए। तो ये बिल्कुल सही लिखा है। कह रहे हैं इन बोथ केसेस, रीजन में लिखा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन द प्लेट्स रिड्यूसेस। जी हाँ, बिल्कुल सही आंसर है। देखिए कैपेसिटेंस का फॉर्मूला जो होता है Q अपॉन V होता है, Q अपॉन V, है ना, और V इज इक्वल टू होता है E इंटू D। आपने पढ़ा है सिलेबस में, थ्योरी में, कि डाइइलेक्ट्रिक स्लैब लगाने से अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अपोजिट डायरेक्शन में बनती है, पोलराइजेशन की वजह से। अपोजिट डायरेक्शन में अगर ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो अंदर पोलराइजेशन की वजह से इस तरीके से अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है, जो बाहर की इलेक्ट्रिक फील्ड को कम करती है। ये कम होने से पोटेंशियल कम हो जाता है, और पोटेंशियल कम होने से कैपेसिटेंस बढ़ जाता है। तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, बिल्कुल सही, यानी ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहे हैं व्हेन चार्जेस आर शेयर्ड बिटवीन एनी 2 बॉडीज, पॉज करिए, अपने आप करिए, सम चार्ज इज लॉस्ट एंड सम लॉस ऑफ एनर्जी डज अकर। कह रहे हैं अगर चार्जेस शेयर होते हैं एक बॉडी से दूसरी बॉडी, तो कुछ एनर्जी लॉस होता है और चार्ज भी लॉस होता है। भैया देखिए, अगर 2 बॉडी हमने इस तरीके से ले ली, एक बॉडी ये है, एक बॉडी ये है, A और B, है ना, ये कुछ चार्ज है इस तरीके से, इस पे मान लें 0 चार्ज है, टच कराएंगे तो इधर का चार्ज इधर चला जाएगा, बट चार्ज जाने में कुछ वर्क होगा
क्योंकि अपने आप नहीं जाएगा, मूवमेंट होगी, फोर्स लगेगी, कुछ वर्क होगा, वर्क होने से एनर्जी लॉस तो होगी, लेकिन भैया चार्ज थोड़ी लॉस हो जाएगा। अरे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। चार्ज थोड़ी लॉस हो जाएगा, एक जगह दूसरा जगह चला जाएगा, बट टोटल चार्ज कांस्टेंट रहेगा। इसका मतलब ये वाली बात बिल्कुल गलत है, एजर्शन गलत है। अब एजर्शन गलत है, अब रीजन देखिए सही है या नहीं। रीजन में क्या लिखा है, सम एनर्जी डिसअपियर्स इन द फॉर्म ऑफ स्पार्किंग, सम एनर्जी अपीयर्स इन द फॉर्म ऑफ स्पार्किंग। बेटा जब एक बॉडी से दूसरी बॉडी चार्ज ट्रांसफर हो रहा होता है तो ट्रांसफर होने में चार्ज कोई स्पार्किंग नहीं होती, वो तो स्पार्किंग एयर में होगी। तो ये बात गलत लिखी है, यानी दोनों चीजें गलत हैं। तो बोथ एजर्शन एंड रीजनिंग आर फॉल्स। ठीक है, बोथ एजर्शन एंड रीजनिंग आर फॉल्स। देखिए पिछला वाला जो क्वेश्चन था इसमें ऑप्शन अलग था, पिछले वाले में था नहीं, पिछले वाले में भी यही था बोथ फॉल्स, लेकिन उससे पिछला वाला यही चल रहा है। अच्छा, बोथ फॉल्स ही चल रहे हैं। चलिए, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका क्या, बोथ एजर्शन एंड रीजनिंग आर फॉल्स। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 8th क्वेश्चन में बोले हैं द होल चार्ज ऑफ अ बॉडी कैन बी ट्रांसफर्ड टू अनदर बॉडी। क्या किसी बॉडी का पूरा चार्ज एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? बताइए, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? और दूसरा है चार्ज कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड पार्शियली। तो सोचिए, क्या बॉडी का चार्ज पूरी तरीके से ट्रांसफर हो सकता है? क्या कोई एक ऐसा केस है? नॉर्मली आप सोचेंगे कि अगर सर एक बॉडी को दूसरी बॉडी से टच कराएं, पी को क्यू से टच कराएं, तो अगर ये चार्ज है तो इसका टच कराने से इसका कुछ चार्ज यहाँ पे ट्रांसफर होता रहेगा जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। ठीक है ना, कुछ चार्ज इधर ट्रांसफर हो जाएगा, कुछ चार्ज इधर बचा रहेगा इक्वली, है ना। अगर बॉडी सेम साइज की है तो इक्वल ट्रांसफर होगा, पूरा तो नहीं हो पाएगा। लेकिन एक ऐसा केस है जिसमें पूरा का पूरा चार्ज ट्रांसफर हो सकता है दूसरी बॉडी पे। कैसे? अगर पी बॉडी से क्यू बॉडी पे ट्रांसफर करना है तो क्यू बॉडी के अंदर अगर एनक्लोज कर दें पी बॉडी को क्यू के अंदर एनक्लोज कर दें, और अगर इसको हम कनेक्ट कर दें किसी एक वायर से, इस बॉडी को हम कनेक्ट कर दें इससे, तो हाँ, इस केस में इसका सारा चार्ज दूसरी बॉडी पे चला जाएगा, क्योंकि आपको मालूम है चार्ज बॉडी के अंदर, कंडक्टर के अंदर अगर ये कंडक्टिंग है, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो तभी हो सकती है जब इसका सारा चार्ज बाहर चला जाए। तो यस, पूरा का पूरा चार्ज कर सकते हैं ट्रांसफर अगर द चार्ज बॉडी इज एनक्लोज इनसाइड द अनचार्ज बॉडी। तो ये बिल्कुल सही लिखा है। दूसरा रीजन देखिए, चार्ज कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड पार्शियली। अरे बिल्कुल गलत बात, चार्ज कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड पार्शियली। क्या पार्शियली ट्रांसफर नहीं कर सकते? पार्शियली भी ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर ऐसे अलग अलग बॉडीज लिखी रखी हुई हैं तो पार्शियली ट्रांसफर होगा जब तक पोटेंशियल सेम ना हो जाए। ठीक है, तो ये वाली बात गलत लिखी है। तो यहां पे एजर्शन तो ट्रू है बट रीजन फॉल्स है, तो सी इज द करेक्ट आंसर। बताइए ये वाला सही किए थे कि नहीं किए थे? कितने बच्चों ने सही किया? नाम लिख के बताइए जल्दी से। फिलहाल देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, इन अ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर इज सेम। इन अ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स चार्ज सेम। हाँ, सीरीज में चार्ज सेम होता है कि नहीं होता है? बताइए। कैपेसिटर्स अगर हम सीरीज में लगा देते हैं इस तरीके से, 3 कैपेसिटर्स हैं C1 C2 C3, तो भैया चार्ज सेम होता है। हाँ, सीरीज में चार्ज ही तो सेम होता है, पोटेंशियल डिफरेंट होता है। पोटेंशियल अगर V1 V2 और V3 है तो टोटल पोटेंशियल इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 हो जाता है, लेकिन चार्ज तो सेम होता है। बिल्कुल सही बात है। कह रहे हैं इन सच कॉम्बिनेशन पोटेंशियल, यानी ये वाली बात तो सही है ही। अब दूसरी पढ़ लें, इन सच अ कॉम्बिनेशन पोटेंशियल इज सेम अक्रॉस ईच कैपेसिटर। ना, पोटेंशियल सेम नहीं होता, पोटेंशियल डिवाइड हो जाता है। अगर बैटरी हमने लगा रखी है 20 वोल्ट की तो इसका पोटेंशियल तीनों में डिवाइड हो जाएगा, और इक्वली तभी डिवाइड होगा जब तीनों का कैपेसिटेंस सेम है। लेकिन जनरली पोटेंशियली अगर हम देखें तो इक्वल नहीं होता है। तो ये वाली बात बिल्कुल गलत है। सीरीज में पोटेंशियल सेम नहीं होता, यानी एजर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स, सी इज द करेक्ट आंसर। तो मुझे उम्मीद है मैक्सिमम बच्चों ने सही किया होगा, बहुत इजी था। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये आ गया बेटा 10th क्वेश्चन। हर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की 2
एपिसोड्स आने वाले हैं। पहले एपिसोड में 10 क्वेश्चन है, अगले एपिसोड में फिर आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे। यहाँ पे कैपेसिटर्स के ज्यादा थे, अगले वाले में मिक्स मिलेंगे आपको। इंक्रीजिंग द चार्ज ऑन द प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर मींस इंक्रीजिंग द कैपेसिटेंस। भैया क्या किसी कैपेसिटर पे अगर आप चार्ज बढ़ा दोगे तो इसका मतलब क्या उसकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी? जी नो, जी नो मेरे प्यारे। एक बाल्टी है, बाल्टी में कितना पानी आ सकता है वो उसके डायमेंशंस पे डिपेंड करता है। बाल्टी की क्या कैपेसिटी है वो उसके डायमेंशंस पे डिपेंड करती है। बाल्टी को बड़ा करोगे तो उसकी कैपेसिटी बढ़ेगी, या उसके अंदर पानी और डाल दोगे तो उसकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी। ना ना, पानी डालने से थोड़ी कैपेसिटी बढ़ जाएगी, कैपेसिटी तो जो है बाल्टी की वही रहेगी। ऐसे ही कैपेसिटर है, कैपेसिटर पे क्या कैपेसिटेंस होगा, उसका कितना स्टोर कर सकता है वो उसके डायमेंशंस पे डिपेंड करेगा कि उसकी प्लेट्स के बीच कितना डिस्टेंस है, उसका एरिया कितना है ना। अब कैपेसिटर पे आपने चार्ज थोड़ा और डाल दिया तो कैपेसिटी थोड़ी ना बढ़ जाएगी। कैपेसिटेंस का कैपेसिटर उसके एरिया और डिस्टेंस और नेचर ऑफ द मीडियम बिटवीन द प्लेट्स पे डिपेंड करता है, ना कि चार्ज पे। तो ये वाली बात बिल्कुल गलत लिखी है। बात आई इसके रीजन में क्या लिखा है, देख लीजिए। कह रहे हैं Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C। क्या Q जो है वो C पे डिपेंड करता है? भैया हमने कैपेसिटर्स के सबसे पहले ही पार्ट में पढ़ा हुआ है कि Q जो होता है किसी भी कंडक्टर पे कितना चार्ज स्टोर होगा वो उसके पोटेंशियल पे डिपेंड करता है ना। पोटेंशियल पे डिपेंड करता है, तभी तो हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा के इज इक्वल टू लगाते हैं और एक कांस्टेंट लगाते हैं और उस कांस्टेंट की जगह फिर हम C लगा देते हैं। लेकिन चार्ज करता किस पे डिपेंड है भैया? पोटेंशियल पे करता है, ना कि C पे। C एक कांस्टेंट है ना, C एक कांस्टेंट है। कोई भी कैपेसिटर ले लें, गिवन कैपेसिटर ले लें, उसमें कितना चार्ज स्टोर होगा वो उसके पोटेंशियल पे डिपेंड करेगा, ना कि, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे चार्ज जो है पोटेंशियल पे डिपेंड करता है, ना कि C पे। तो ये भी गलत लिखा हुआ है, दोनों गलत हैं, जिसके हिसाब से आपका D इज द करेक्ट आंसर। तो बात समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? ठीक है, तो ये आपके टोटल भैया 10 क्वेश्चंस हो गए हैं असर्शन रीजनिंग के। एक सैंपल के तौर पे थे, इसके बाद फिर से इसी यूनिट के और 10 क्वेश्चन अगले एपिसोड में हम करने जा रहे हैं, जिसका लिंक आपको इसी स्क्रीन पे, एंड स्क्रीन पे मिल जाएगा। अगले ही स्क्रीन पे आपको मिलने वाला है अगले पार्ट का लिंक। तो स्टे ट्यून्ड फॉर अगला पार्ट। मजे आए कि नहीं आए, समझ में आया कि नहीं आया, ये सीरीज आपको काम दे रही है कि नहीं दे रही है? अपने व्यूज मुझे जरूर शेयर करके बताइए बाय टाइपिंग योर व्यूज इन द कमेंट बॉक्स, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपके और दूसरे वीडियोस ला सकूं इसी तरीके के। और इसमें कुछ मॉडिफिकेशन चाहते हैं तो मुझे बताइए। और दूसरा, अगर किसी क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन रह गया है आपको तो मुझे टाइप करके बताइए। आई विल ट्राई टू गिव द आंसर एज सुन एज पॉसिबल। फिलहाल मेरे बच्चों मेहनत करते रहिए, है ना। मिलेंगे इसी तरीके से किसी दूसरे लेक्चर में। जब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड स्टे ब्लेस्ड। एंड मेरी तरफ से आपको ऑल द बेस्ट।